हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में आपका जो प्रश्न पूछा गया था ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का, और सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है आपका 30 जनवरी, ठीक है, कब पूछा गया था? आपका 30 जनवरी 2023 को आपका सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। वो सभी आपका पूछा गया प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपका 30 जनवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में ईवीएस, ठीक है। ईवीएस का प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके भी आप सीटेट के एग्जाम पास कर सकते हैं। हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के आज हमारा क्लास है 2023 का, ठीक है। 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट से, आज हम उस प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा 2011 से लेकर के 2023 तक, ठीक है। 2011 से लेकर के 2023 तक आपके सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी हम पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा होगा क्लास 30 जनवरी 2023 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका। 2023 में कई डेट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जितने भी डेट में एग्जाम हुआ था वो सभी का वीडियो हम एक एक करके आपके सामने लेकर आऊँगा। आज हमारा होगा क्लास 30 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था और सही प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ईवीएस का पहला प्रश्न है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? देखिए, यहाँ पर यह डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप एक डायरेक्शन बनाइए। यहाँ पर सबसे ऊपर जो होता है आपका उत्तर होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपका कि राधा अपने घर से, मान लीजिए कि राधा का घर यहाँ पर है, ठीक है। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर जाती है। तो उत्तर जो है ना सब आपका ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहता है कि बाएं मुड़ता है, यानी किधर मुड़ता है? बाएं। तो बाएं जो है ना सीधा जा रहे हैं, तो बाएं इधर होगा आपका, ठीक है। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ता है तो कितना मीटर चलता है आपका? 5 किलोमीटर। बाएं मुड़ के कितना चला? 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या है? बाएं मुड़ा, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर कितना चला आपका? 2.5 किलोमीटर चला, ठीक है। 2.5 किलोमीटर चला। तो कहता है वो अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो देखिए, ये ऊपर जो है ना ये 5 है, तो नीचे भी क्या होगा? यहाँ पर 5 होगा। ये क्या आयत बन रहा है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो ये भी 5 हो गया। तो ये किस दिशा में जा रहा है आपका किस दिशा में जा रहा है? ये आपका पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर क्या होगा? पूर्व दिशा में। ऑप्शन आपका क्या होगा? 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। घर से कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न के किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर रहेगा, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मैं पतला सा और छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? देखिए, यहाँ पर पहेली दिया हुआ है आपका, और ये पहेली दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा पहेली है? जो आपका उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचान कीजिए। ये जो पहेली जो आपका दिया हुआ है, मसाले पर पहेली दिया हुआ है, तो कौन सा मसाला है? तो ये आपका जीरा है, ठीक है। क्या है आपका? जीरा मसाला है। जीरा कैसा होती है? जीरा जो होती है ना आपका उजला होती है, ठीक है। जीरा कैसा होती है आपका? उजला होती है। जीरा जो है ना ये आपका यहाँ पर दिया हुआ था कि मैं पतला सा हूँ पर छोटा हूँ, भूरा भी और काला भी हूँ। भूरा भी होता है, कैसा भी, काला भी होता है, ठीक है। भूरा और काला होती है जीरा,
और घी में क्या है, घी और तेल में डाला जाता है। मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भी भून कर डाला। सोचो मैं कौन हूँ। तो ये कौन सा मसाला है आपका? जीरा मसाला है। क्या है आपका? जीरा मसाला है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, जीरा। जीरा कैसा होता है? भूरा और काला होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य संगठक है आपका मीथेन। ठीक है, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है आपका? मीथेन है, CH4 जिसको अनुसूत्र होता है। तो क्या होगा आपका? मीथेन होगा। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, मीथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहता है कि कोई छात्र 29 दिसंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल निकटतम। देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा आपका समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है दूरी कितना है? 2296 दिया हुआ। ठीक है, और समय देखिए यहाँ पर 29 सितंबर को चलता है और 1 अक्टूबर को पहुँचता है। तो आपका टोटल आपका समय होगा 42 घंटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42 घंटा। तो 2296 में जब 42 से आप भाग कीजिएगा तो ये निकलेगा कितना आपका? 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कि आपका घर X पर और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है। फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं और C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है। विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होगा ठीक दक्षिण होगा। क्या होगा आपका? ठीक दक्षिण होगा। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, ठीक दक्षिण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी जो राज चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। तो ये कौन सा आपका है पक्षी? ये पक्षी आपका चील और गिद्ध। चील और गिद्ध जो है ना हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तु को क्या है? स्पष्ट देख सकता है। तो ऑप्शन आपका होगा चील और गिद्ध। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। जो मच्छरों द्वारा फैलता है वो कौन सा 2 रोग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोग है आपका मलेरिया और डेंगू। ठीक है, ये आपका क्या है? मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है, मलेरिया और डेंगू। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, मलेरिया और डेंगू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 950 मीटर। ठीक है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, तो निकटतम यहाँ पर पूछता है आपसे क्या होगा राइट आंसर? तो निकटतम होगा 18 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 18 किलोमीटर। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, 18 किलोमीटर। दोनों स्थलों के बीच की दूरी होगी 18 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है बच्चों, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। तो देखिए आपका जो है ना राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और वहाँ जो है ना मौसम कैसा होता है? गर्म रहता है। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग किस तरह के घर में रहते हैं? तो मिट्टी के घर में रहते हैं। ठीक है, और घर को जो दीवारें होती है वो मोटी होती है। ठीक है, कैसी बनाई होती है? मोटी बनाई होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। ठीक है,
यानी इन दीवारों को मिट्टी से क्या है, लीप पोत कर बनाया जाता है घर को, और घर की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो यह राज कौन सा है आपका, ये राज आपका राजस्थान में। राजस्थान में इस तरह का घर आपका बनाया जाता है। दीवार मोटी होती है, ठीक है, छतों की कटीली झाड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। मिट्टी घर कैसा होता है, मिट्टी के घर बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा राज्य होता है, आपका राजस्थान राज्य होता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वत से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। तो चार चिनारी जो है यह किस शहर में है, बताइए इसका नाम क्या, कौन सा शहर होगा। तो चार चिनारी जो है आपका श्रीनगर में है। कहाँ पर है आपका चार चिनारी, कहाँ है आपका, श्रीनगर में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो यह जानवर आपका है बाघ, ठीक है। कौन है जानवर आपका, बाघ है, ठीक है। बाघ जो है ना, उसकी सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि पत्ता थोड़ा सा भी जब हवा में हिलती है ना, तो उसको क्या हो जाता है, वह शिकार करने के लिए क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो उसकी सुनने की तीक्ष्ण क्षमता शक्ति जो है ना सबसे अधिक होती है, ठीक है, जो कि घास और किसी जानवर के चलने में कोई तुरंत वह अंतर स्पष्ट कर लेता है, ठीक है, कि आगे खतरा होने वाला है। तो ये कौन सा जानवर है आपका, बाघ है। बाघ की सुनने की संवेदन शक्ति बहुत तेज होती है। वो यह होता क्या है कि पत्ता थोड़ा भी पत्ता हवा में हिलती है तो वह उस पत्ता की क्या है, हवा की हिलने से पत्ता को क्या कर भाप लेता है कि आगे क्या है, खतरा होने वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा जानवर है आपका, बाघ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा थर्ड राइट आंसर होगा बाघ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, सही युग्म कौन सा है बताइए। तो ये आपका मक्का, पहला है गेहूं मूसला जर, दूसरा है मक्का मूसला जर, और उसके आगे आपका है गाजर मूसला जर, ठीक है। तो गाजर में क्या होता है, मूसला होता है, जर होती है। तो ऑप्शन आपका यही सही राइट आंसर होगा, गाजर मूसला जर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए प्रश्न कहता है आपका 74 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है, पहला कथन। दूसरा है, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तीसरा कथन है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। और चौथा कथन है, इस जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे 50 वृक्षों के एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। और पांचवा है, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है, बताइए इसका सही कथन। ये आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा जा रहा है, सही कथन क्या होगा। तो देखिए सही कथन जो है ना, ये आपका होगा, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये सही कथन है। रेगिस्तानी ओक जो है ना, इसकी ऊंचाई जो होती है विद्यालय के कमरे की ऊंचाई के लगभग 4 मीटर के बराबर होती है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वह जल तक न पहुंच जाए। तो ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। और इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। तो ये आपका कथन जो है बी, सी और ई आपका राइट कथन होगा रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ये रेगिस्तानी ओक आपको रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला कथन तो गलत है आपका। दूसरा कथन आपका बी सही है कि इस वृक्ष की जो है ना ऊंचाई जो होती है आपके विद्यालय के कमरे की ऊंचाई के लगभग 4 मीटर के बराबर होती है। एक कथन आपका सही है, आपके विद्यालय के कमरे की ऊंचाई की अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, ठीक है। ये भी कथन आपका सही है। और इस वृक्ष की जड़ उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक वह क्या है, पानी तक न पहुंच जाए। ये भी कथन सही है। और इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। तो आपका जो कथन है
बी, सी और ई आपका राइट कथन, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका रेगिस्तानी ऊँट के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी या मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए, सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग? आपका कश्मीर के लोग, याद रखिएगा। और गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। ठीक है, नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग, और सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है सरसों के तेल में, तो सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग। और यदि यहाँ पर पूछता सरसों का तेल की जगह आपका नारियल का तेल पूछता, तो नारियल का तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं कहाँ के लोग? गोवा के लोग। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका एक होगा कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपाख्यान मूलक अभिलेख उपयुक्त होते हैं? तो देखिए, आपका ऑप्शन कौन सही होगा? पहला आपका कथन है बच्चों की रुचियां और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में। दूसरा है बच्चों के विषय में निर्णय लेने में। तीसरा है समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में। और चौथा है बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो देखिए, उपाख्यान मूलक अभिलेख जो होता है वो बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है आपके कौन सा सही होगा? तो देखिए, ऑप्शन आपका जो है ना, आपका कथन होगा ये सही होगा। बच्चों की रुचियां और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में आपका उपाख्यान मूलक अभिलेख उपयुक्त होते हैं, और बच्चों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में। ऑप्शन आपका कथन ए और डी आपका सही कथन है, जो कि आपका किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका फोर्थ में। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, ए और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। तो आस्था क्या जानना चाहती है बच्चों से? तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। ठीक है, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो वह है आपका अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, क्या है आपका? अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन आपका टू राइट आंसर होगा, अधिगम के लिए आकलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझाने में सहायता मिलेगा। तब क्या होगा? आपका प्रभावी शिक्षण अधिगम संभव होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझने में सहायता मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न के समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा आपका कौन सा? बताइए। तो ये आपका होगा श्रेणी मापने, यानी रेटिंग स्केल होगी। ठीक है, क्या होगा? रेटिंग स्केल होगी। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? आप ईवीएस के शिक्षक हैं, तो अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते समय आप किन कारकों पर विचार करेंगे? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों में अभिरुचि जगाना, इस कारक पर हम विचार करेंगे। बच्चों में अभिरुचि जगाना। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने दिया हुआ प्रश्न की प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति क्या बनाना चाहती है? संवेदनशील बनाना चाहती है।
वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर ले जाना। ठीक है, ये आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर ले जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला कथन है निरंकुश शैली, दूसरा कथन है अनुज्ञानात्मक शैली, तीसरा कथन है समकालिक उपागम, चौथा कथन है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। अब इनमें से कौन सा सही कथन होगा? पहचान कीजिए इसका सही कथन को। तो देखिए, समकालिक उपागम और आपका प्रक्रिया अभिमुख उपागम, ये जो है ना आपका शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागम का सही है। यह शिक्षण में क्या है? यह सही कथन है आपका छात्रों के केंद्रित उपागम की शिक्षण पद्धति में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका बी और सी राइट आंसर होगा। अनुज्ञानात्मक शैली और कौन सा शैली? प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका कौन कौन सही होगा? ऑप्शन आपका होगा सही सी और डी होगा। ठीक है, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, समकालिक उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भावात्मक। क्या होगा आपका? भावात्मक होगा इसका राइट आंसर। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है आपका कौन? भावात्मक। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, भावात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। पहला कथन है यह कई विषयों को समाकलित करता है, दूसरा है यह बाल केंद्रित है, तीसरा है यह अनुभवजन्य है और चौथा है यह शिक्षण आधारित है। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है क्योंकि यह कई विषयों को क्या करता है? समाकलित करता है। क्या करता है? समाकलित करता है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका कौन कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन आपका एक सही होगा, एक कई विषयों को सम्मिलित करता है। उसके बाद यह बाल केंद्रित होता है। ठीक है, ए और बी सही है। तीसरा है यह अनुभवजन्य है। ऑप्शन आपका ए, बी और सी यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका एक में दिया हुआ है, ए, बी और सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। पहला कथन है कि वनस्पति जात और प्राणी जात, दूसरा कथन है जैविक एवं अजैविक, तीसरा कथन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, चौथा कथन है रचनात्मक एवं जिज्ञासु। कौन सा कथन सही है? पर्यावरण की कौन सा कथन जो है ना पर्यावरण की व्याख्या करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वनस्पति जात और प्राणी जात। ये सही कथन है आपका पर्यावरण की व्याख्या में। ठीक है, पर्यावरण की व्याख्या सही व्याख्या करता है आपका वनस्पति जात और प्राणी जात, पर्यावरण की सही व्याख्या करता है। उसके बाद जैविक एवं अजैविक और उसके बाद रचनात्मक एवं जिज्ञासु। आपका ऑप्शन आपका कौन सा कथन सत्य है? डी, बी और ए। तो डी, ए, बी, डी किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका एक में दिया। ऑप्शन आपका एक सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है आपका पर्यावरण की व्याख्या के ये सही क्या है कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो ये सर्वाधिक संकेत करता है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते समय क्या है आप अपने बाहरों की संस्कृति यानी बाहरों की पाठों से भी उसको जोड़ना है बच्चों को। ठीक है, विद्यालय के साथ साथ क्या है बाहरी विद्यालय से बाहर के अनुभवों को उनको जोड़ना है बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ उनको बाहर की क्या है ज्ञान अनुभव से भी
जोड़ना है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कक्षा 5 की 20 पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कक्षा 5 की 20 पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है आपका विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के लिए अवसर देना। विद्यार्थियों को क्या है? खोजने एवं सीखने के लिए अवसर देना है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है आपका प्रायोगिक। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, प्रायोगिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और लास्ट प्रश्न है आपका ईवीएस का। प्रश्न है कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है आपका प्रक्रिया उपागम। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह आपका प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्रिया उपागम। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में 30 जनवरी 2023 को सभी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था। कुछ नहीं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ करके भी सीटेट के एग्जाम पास कर सकते हैं। यही सब प्रश्न जो है आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन सारा प्रश्न जो है ना आपको इसी लेवल का, इसी टाइप को देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं दोस्त, आप सिर्फ 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न को पढ़ लेते हैं ना, तो आप आराम से सीटेट के एग्जाम पास कर जाएंगे। हम आपके लिए लगातार 2011 से, आज मेरा 2023 का क्लास था, ठीक है। 2011 से 2023 वर्ष 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था ईवीएस से, उसकी क्लास थी, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 2023 में आपका कई डेट में एग्जाम हुआ था। तो आज हमारा क्लास हुआ 30 जनवरी 2023 को जो पूछा गया था ईवीएस का, उसका इसके नेक्स्ट डेट में जो पूछा गया प्रश्न फिर अगले वीडियो में लेकर आता हूँ, ठीक है। आऊँगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।